फ्रेंड्स, मैं आज आपके पास लेकर आया इंटरनेशनल ट्रेड, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। ठीक है, मैंने पहले पार्ट में आपको समझाया था अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्यों जरूरी है, किसे कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, क्या उसकी हिस्ट्री है, उसके पीछे में डिस्कशन किया था। आज मैं आपके पास लेके आया हूँ एस्पेक्ट्स ऑफ द इंटरनेशनल ट्रेड्स। ठीक है, जो एस्पेक्ट्स होते हैं इंटरनेशनल ट्रेड्स के, उनके ऊपर हम चर्चा करने जा रहे हैं। ये इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, क्लास 12th के अंदर कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम्स में कि कौन कौन से एस्पेक्ट है, ये पर्टिकुलर किसी एस्पेक्ट्स को लेकर पूछ लेते हैं कि क्या किसको कहा जाता है, क्या डेफिनेशन है उसकी, क्यों उसके लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसको कंपेयर किया जाता है, क्यों ट्रेड के अंदर इंपॉर्टेंस है। तो इस क्वेश्चन को आज हम समझने की कोशिश करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं एस्पेक्ट्स किस तरह से इंटरनेशनल ट्रेड में इफेक्ट करते हैं, क्या उनके एस्पेक्ट क्यों उन पहलुओं को ऊपर रख करके अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किया जाता है। यहाँ पे हमारे चार एस्पेक्ट्स हमारे पास दिए, वॉल्यूम ऑफ द ट्रेड, व्यापार का परिमाण, कॉन्सेप्ट ऑफ द ट्रेड, व्यापार का संयोजन, डायरेक्शन ऑफ द ट्रेड, व्यापार की दिशा, बैलेंसिंग ऑफ द ट्रेड, व्यापार का संतुलन। ठीक है, तो ये हमारे पास चार एस्पेक्ट्स दे रखे हैं। इन चार एस्पेक्ट्स को लेकर के इंटरनेशनल ट्रेड्स को समझाया जाता है, समझा जाता है। सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं वॉल्यूम ऑफ द ट्रेड्स। ठीक है, यहाँ पे जो वर्ड यूज किया हुआ है वॉल्यूम, ठीक है, ये मात्रा क्वांटिटी के लिए यूज किया है, परिमाण। ठीक है, अगर हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि व्यापार का जो वास्तविक तोल होता है, जो उसका वेट होता है, एक्चुअल वेट जिसे कहते हैं हम लोग, उसको इसमें रखा जाता है। बट क्योंकि आज प्रेजेंट टाइम में अगर हम कंपेयर करने की कोशिश करें आयरन को और कॉटन को, तो दोनों का वेट अलग अलग है, उसके दोनों को बैलेंसिंग करने की कोशिश करें, दोनों की कॉस्ट ऑफ वैल्यू नहीं आती। बट हम इसमें क्या करते हैं, जो हमारे पास आइटम आता है उसकी सर्विसेज और गुड्स दोनों के वैल्यू को देखने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे क्या था, वैल्यू के ऊपर चले जाते हैं। यहाँ पे क्या होता है, गुड्स एंड सर्विसेज के जो वैल्यू होती है उसको देखने की कोशिश, क्योंकि मीनिंग में तो वेट की बात कर रहे हैं, मीनिंग में क्या कह रहा है, जो वेट होगा उसकी बात कर रहे हैं। बट अगर हम इसको देखने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पे क्या है, गुड और सर्विस दोनों की वैल्यू, उनका जो मूल्य होता है उसको इसमें देखा जाता है। इसका मतलब क्या, वॉल्यूम ऑफ ट्रेड्स के अंदर अगर हमसे पूछा जाता है तो इसमें व्यापार, इसका अर्थ जो मीनिंग है, तो एक्चुअल वेट वास्तविक तौल से रखा जाता है। बट इन द प्रेजेंट टाइम वी हैव मेजरिंग ऑन द वैल्यूज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जो गुड्स और सर्विसेज होते हैं उसके वैल्यू से इसको मापा जाता है। तो यहाँ पे समझ में आ गया होगा आपको, वॉल्यूम ऑफ द ट्रेड जो आपके पास दिया हुआ है वो किसको दिखा रहा है, आपके बैलेंसिंग को। वो बैलेंसिंग को दिखाने की कोशिश करता है कि किस तरह से उस चीज के अंदर उसकी वैल्यू दे रखी है, उसकी कॉस्ट निकल करके आ रही है, उसको रखा जाता है। ठीक है, उसका कॉन्सेप्शन ऑफ द ट्रेड्स, व्यापार का संयोजन, वर्जन ऑफ द ट्रेड्स में क्या, व्यापार का संयोजन आपसे बता रखा है। इसमें क्या है, हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि जो ट्रेड हो रहा है, इंटरनेशनल ट्रेड जो हमारे पास हो रहा है, वो वास्तविक उसका निर्यातक और आयातक वस्तुओं के बीच में किस तरह से सामंजस्य बना हुआ है। हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि उनको कंपेयर किस तरह से किया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेड में व्यापार का संयोजन के अंदर वास्तविक रूप से ये देखा जा रहा है, जो हमारे पास चीजें अवेलेबल है, जो हमारे पास चीजें अवेलेबल है आयात और निर्यातक वस्तुओं के रूप में, उनको हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसे अगर आपने देखा होगा अधिकांश, अगर आजकल की प्रेजेंट टाइम में देखें तो जो हमारी प्राथमिक क्रिया, प्राइमरी एक्टिविटी से जो भी हमारे पास आ रहे हैं गुड्स, जो प्राइमरी गुड्स हमारे पास आ रहे हैं विदाउट एग्रीकल्चर, उनको सबसे ज्यादा यूज किया जाता था। ठीक है, और किया जाता भी है। अगर आप देखें गेहूं, चावल, इनका सबसे ज्यादा आयात या निर्यात दोनों चीजें की जाती है विश्व के अंदर। जिन देशों को वस्तुएं चाहिए होती हैं, जिनको आइटम चाहिए होते हैं, दे कैन टेक गुड्स को एंड देन वी हैव टेक द सर्विसेज, कैसे सर्विसेज लेने का काम भी करते हैं। बट इन सेकेंड स्टेज अगर हम देखने की कोशिश करते हैं तो सम ऑफ द इंडस्ट्री, सम ऑफ द कंट्रीज आर टेकिंग पार्ट इन द सेकेंडरी एक्टिविटी। वो सेकेंडरी एक्टिविटी को भी कर, जैसे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को भी लेकर के आ रहे हैं, उससे भी, क्योंकि यहाँ पे क्या है, तालमेल बनाने की कोशिश कर रही है, आयात और निर्यात के बीच में तालमेल बनाने की कोशिश करते हैं कि किस चीज का ज्यादा किया जाए निर्यात, किस चीज को ज्यादा, जितना ज्यादा निर्यात होगा उतना ज्यादा क्या होगा, हमारे कॉन्सेप्ट्स, हमारे वैल्यूज होगा, प्रॉफिट होगी, फॉरेन करेंसीज हमें मिलेगी। तो इससे क्या है, पहले
एस्पेक्ट में देखने की कोशिश करते थे कि हम केवल प्राइमरी एक्टिविटीज से इन्वॉल्विंग गुड्स को बेचने का काम करते हैं, बट इन द प्रेजेंट टाइम वी हैव टेकिंग पार्ट इनटू द सेकेंडरी एंड टर्शियरी एक्टिविटीज, सर्विसेज भी देने का काम कर रहे हैं और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से निकलने वाले प्रोडक्ट को भी देने का काम कर रहे हैं। तो इसके अंदर क्या कॉन्सेप्ट जो दिया हो उन दोनों की तीनों चीजों के बीच में सामंजस्य बनाना, उनके तालमेल बनाना, उस एक्टिविटी को इन्वॉल्व करना, उन कामों को करने की कोशिश करना। पहले ये जो इसमें सबसे ज्यादा जो रेशो था वो यूरोपियन कंट्रीज का था। इन द प्रेजेंट टाइम रेशो इंक्रीज होकर के सबसे ज्यादा जो कंट्रीब्यूशन किया जा रहा है इस समय प्रेजेंट टाइम के अंदर सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन किया जा रहा है वो एशियन कंट्रीज में। तो कई बार एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है सबसे ज्यादा अंतरराष्ट्रीय व्यापार में जो कंट्रीब्यूशन हो रहा है किसका हो रहा है, यूरोपियन कंट्रीज का हो रहा है, एशियन कंट्रीज का हो रहा है, अमेरिकन कंट्रीज का हो रहा है, नन ऑफ दीज, किसी का नहीं हो रहा है। तो आप समझने की कोशिश करें इसका एमसीक्यू में जो आंसर आएगा वो होगा एशियन कंट्री। इन द प्रेजेंट टाइम वी हैव द एशियन कंट्री हैव टेक द मोर पार्टिसिपेशन इन एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट। उनका सबसे ज्यादा एस्पेक्ट देखने को मिलता है इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर। किसका योगदान सबसे ज्यादा है, एशियन कंट्रीज का। ठीक है, अब हम डायरेक्शन ऑफ ट्रेड को देखने की कोशिश करते हैं। व्यापार की दिशा जो हमारे पास दे रही है ये इसको देखने की कोशिश करते हैं कि व्यापार की दिशा के अंदर क्या है, व्यापारिक वस्तुओं की प्रकृति नेचर के ऊपर छोड़ दिया जाता है, किस तरह से किया जाता है। अगर हम देखने की कोशिश करते हैं पीछे की तरफ पे तो हम पाते हैं कि लार्ज नंबर ऑफ इंडस्ट्री जो हमारे पास थे, जो एस्पेक्ट्स हो रहे थे हमारे पास, उसमें सबसे ज्यादा हैंडीक्राफ्ट इनका किया जाता है। और हम कहां से करते हैं, यूरोपियन कंट्री से लेने का काम करते हैं। यहाँ पे यूरोपियन कंट्री से लेने का काम किया जाता है। इंपोर्ट जो हो रहा था तो कहां से हो रहा था, ज्यादातर हमारा जो इंपोर्ट हो रहा था वो हमारा किससे हो रहा था, यूरोपियन कंट्री से लिया है। इंपोर्ट जो हमारा पास हो रहा है किससे हो रहा है, यूरोपियन कंट्री से हो रहा है, यूरोपियन कंट्री से हो रहा था। ठीक है, इंपोर्ट कब स्टार्टिंग टाइम में देखिए 18 और 19 सेंचुरी के दौरान पे, 19वीं शताब्दी के दौरान पे जो सबसे ज्यादा इंपोर्ट किया था कहां से आया था, यूरोपियन कंट्री से किया जाता था। किन चीजों का, हैंडीक्राफ्ट्स का, मटेरियल्स का, रॉ मटेरियल के रूप में। बट इन द प्रेजेंट टाइम चेंज द कॉन्सेप्ट, अब हमने क्या कर दिया, चीजों को बदलने की कोशिश की है। अब क्या हो रहा है, उसकी जो हमारा ट्रेडिशन था उसमें चेंजेस लेके आने की कोशिश की हमने। चेंज ला करके क्या किया, जो मैक्सिमम हमारा जो ट्रेड हो रहा है उसकी डायरेक्शन में चेंज करने के लिए हमने एस्पेक्ट्स को लिया, चेंज किया। अब हम क्या कर रहे हैं, इंपोर्ट के साथ साथ एक्सपोर्ट का काम भी करने लगते हैं। क्या, जो हमारे पास व्यापार किया जा रहा है, जो हमारे पास व्यापार किया जा रहा है उसके नेचर में चेंज लेकर के आने की कोशिश करना है। ऐसा ना हो कि हम क्या कर रहे हैं, बहुत ज्यादा चीजों को लेके, तो हम जो चीजें पहले बेच रहे थे या देने का काम कर रहे थे या जो खरीद रहे थे उनका उत्पादन क्या हमने अपने उनका प्रोडक्शन हमने आज स्टार्ट कर दिया। तो ये दिशा जो डायरेक्शन के ऊपर क्या है कि हमें समय आने पे सब चीजों को बैलेंसिंग करने की कोशिश, सब चीजों को देखना था। हमें देखना है कि आज हम क्या उन वस्तुओं का मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, उन आइटम्स का मैन्युफैक्चरिंग, गुड्स का मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं जिनको हम परचेज कर रहे थे और जिनको बेचने का काम करते हैं, सेल द प्रोडक्ट जो हम इंपोर्ट जो हम क्या एक्सपोर्ट करने की तरफ जा रहे हैं, क्या हमने उनको बढ़ाने की कोशिश की है, क्या उनके नीचे कॉन्सेप्ट में पड़ा है, क्या हमारे ऊपर प्रोडक्शन हो रहा है। तो यहाँ पे क्या है, डायरेक्शन ऑफ द ट्रेड जो हमारे पास बोला हुआ है उसमें सबसे ज्यादा इन चीजों पे कि हमारे एक्सपोर्ट के अलावा एक्सपोर्ट में लगातार चेंज आ जाए, एक्सपोर्ट में चेंज आ जाए, इंपोर्ट इंक्रीज होता चला जाए। यहाँ पे क्या, जो हमारा एक्सपोर्ट होगा वो बढ़ना चाहिए और इंपोर्ट जो हमारा होगा वो क्या घटना चाहिए, नीचे की तरफ। यहाँ एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को देख करके किया जाता है कॉन्सेप्ट के ऊपर। और जब बैलेंस ऑफ ट्रेड के और व्यापारिक संतुलन की बात है, इसमें जो हमारा आयात और निर्यात है, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट है, उनको बैलेंसिंग। ऐसा ना हो कि हम बहुत ज्यादा तादाद में लगातार कई सालों से क्या कर इंपोर्ट करते रहे आइटम्स का, उसमें चेंज आती है। हमें बैलेंसिंग में ये देखने की कोशिश करनी कि व्यापार का संतुलन बने आयात और निर्यातक वस्तुओं के बीच। अगर बहुत ज्यादा वस्तुओं को आप इंपोर्ट कर रहे हो तो आपका जो ट्रेड होगा वो कहीं ना कहीं नेगेटिव स्टेज में चले जाएगा। ऐसा हो जाएगा कि आपको काफी नुकसान का, जो विदेशी मुद्रा उसका नुकसान का। अगर आप बहुत ज्यादा मात्रा में एक्सपोर्ट कर रहे हो तो इसका मतलब क्या है, आप पॉजिटिव वे में अपने इंटरनेशनल ट्रेड को ले जाने की कोशिश कर रहे हो, प्रॉफिट की तरफ जा रहे हो, क्योंकि आपको भारी मात्रा में फॉरेन करेंसी या फॉरेन एक्सचेंज मिल रहा है। तो मैं समझता हूँ आपको समझ में आ गया होगा चारों एस्पेक्ट्स को लेकर के। पहले एस्पेक्ट में हमने वॉल्यूम ऑफ द ट्रेड जो परिमाप दिया हुआ है जिसके अंदर गुड्स और सर्विसेज को लेकर बता रखा है, मोशन ऑफ द ट्रेड व्यापार के संयोजन के बारे में एक्सप्लेन किया हुआ है।
ठीक है। उसके अलावा डायरेक्शन ऑफ द ट्रेड, व्यापार की दिशा के बारे में था, बैलेंस ऑफ ट्रेड। तो पहले वाले में जो बोल रखा है उसमें क्या है, हम वास्तविक वेट को देखने की कोशिश करते हैं, वास्तविक तौल को देखने की कोशिश करते हैं, बट इन द प्रेजेंट टाइम अब हमने क्या किया, तौल को हम नहीं ले सकते, कॉटन और आयरन को हम सेम वेट में नहीं काउंट कर सकते, इसलिए हमने क्या किया, गुड्स और सर्विसेज की वैल्यू के ऊपर कर दिया, जो हमारे पास वस्तुएं होती हैं और सेवा उनके आधार पर, उनकी वस्तुओं के आधार पर जो उनका कीमत होती है उसके आधार पर उसको निश्चित किया जाता है परिमाण को। सुयोजन का मतलब हो गया कि हम अपने व्यापार को इस तरह से बढ़ाएं कि हमारी सारी एक्टिविटी के द्वारा, चाहे वो प्राइमरी एक्टिविटी के द्वारा प्रोडक्शन किया जा रहा हो, सेकेंडरी या टर्सरी, उनके प्रोडक्शन में लगातार चीजें चेंज होकर के मिलती रहे और चीजें क्या सब कुछ निकल गया। इसमें पहले क्या था, सबसे ज्यादा यूरोपियन कंट्रीज का कंट्रीब्यूशन था। इन द प्रेजेंट टाइम अब एशियन कंट्रीज में क्या कर दिया, उनका सबसे ज्यादा व्यापार में कंट्रीब्यूशन हो रहा है। यहाँ पे चीजें चेंज हो क्योंकि यहाँ मैन्युफैक्चरिंग भी कर रहे हैं हम लोग, और सब क्योंकि पहले क्या करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग सब काम कहाँ होता, बाहर से होकर के आता है, हम यहाँ परचेज करने का काम करते हैं, बट अब क्या प्रेजेंट टाइम में हम ही उसका प्राइमरी एक्टिविटी में प्रोडक्शन करते हैं, रॉ मटेरियल की फॉर्म में बेच रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग रिप्रोड्यूस करके उसको मैन्युफैक्चर करके विनिर्माण करके उसको बेचने का काम कर रहे हैं। डायरेक्शन ऑफ ट्रेड, व्यापार के संतुलन को देख, व्यापार की दिशा को देख जाते हैं कि ऐसा ना हो कि हम क्या करें, भारी मात्रा में वस्तुओं को लेने का काम कर रहे हो, देने का काम ना कर रहे हो। तो यहाँ पे क्या करना, वास्तविक देखने की कोशिश करना है कि हमारे ट्रेड्स में चेंजेस होता रहे, हमारे कॉन्सेप्ट्स में चेंज आना, और बैलेंसिंग हमें क्या करना है, व्यापार के संतुलन को बनाए रखना है किस तरह से कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट में डिफरेंस बना रहे, जो एक्सपोर्ट हो रहा भारी मात्रा में हो जिससे विदेशी मुद्रा का प्राप्त हो, इंपोर्ट कम से कम मात्रा में, क्योंकि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम उन वस्तुओं को देखने की कोशिश कर रहे हैं इंपोर्ट कर रहे हैं, उनका प्रोडक्शन खुद करना स्टार्ट किया। व्यापार की दिशा परिवर्तन हो जाए समय के अनुसार, टाइम टू टाइम चेंज किसमें हो जाए, ट्रेड में, क्योंकि जिस चीज को आप खरीद रहे हो उसका उत्पादन करने की क्षमता अपने देश में विकसित करना ही डायरेक्शन ऑफ द विंड, व्यापार की दिशा में परिवर्तन को दिखाता है, उसके चेंज को दिखाने का। अगर आप अपने आप प्रोडक्शन करने लगे हो तो आप क्या कर रहे हो, चीजों को बैलेंसिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि अगर आपने इंपोर्ट और इंपोर्ट जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बैलेंस को समझ लिया, ज्यादा भारी मात्रा में अगर बहुत मैक्सिमम क्वांटिटी में आप अगर इंपोर्ट कर रहे हो तो आप लॉस में जा रहे हो, और अगर एक्सपोर्ट ज्यादा भारी मात्रा में कर रहे हो, बहुत ज्यादा मात्रा में निर्यात कर रहे हो, भारी मात्रा में निर्यात कर रहे हो, तो आप पॉजिटिव वे में काम कर रहे हो। इसका मतलब इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों के बैलेंसिंग को भी बैलेंसिंग ऑफ ट्रेड कहते हैं। तो यहाँ पे आप समझ चुके होंगे कि क्या चीज कॉन्सेप्ट में दी हुई है आपके पास में, कौन सी चीजें आपको करनी है। तो ये चारों कॉन्सेप्ट उससे रिलेटेड है, ठीक है। चारों कॉन्सेप्ट्स को लेकर के आपने समझना है, तो आपको समझ में आ चुका होगा। अब मैं आगे बताने जा रहा हूं आपको। टाइप्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ कि दो टाइप्स के इंटरनेशनल ट्रेड हमारे पास दिए हुए हैं। अंतरराष्ट्रीय व्यापार के दो प्रकार होते हैं, एक होता है बायलैटरल ट्रेड्स, द्विपक्षीय व्यापार, एक मल्टीलैटरल ट्रेड्स, बहुभाषिक व्यापार, ठीक है। दो हमारे पास दिए हुए, एक द्विपक्षीय जहाँ दो देशों के बीच में जो ट्रेड हो रहा है, दो कंट्रीज के बीच में, टू कंट्रीज इसमें क्या होती है, इन्वॉल्व होती है, ठीक है। इसमें दो कंट्रियों का कंट्रीब्यूशन दिया जाता है, दोनों कंट्री मिलकर के ट्रेड करने की कोशिश करती है। जैसे आपने देखा होगा कुछ देशों के साथ आपसी संबंध होते हैं तो वो देश क्या करते हैं, आपस में व्यापार करने की कोशिश करते हैं। जैसे भारत के साथ करने की कोशिश कर, भूटान के साथ कर रहा हूँ, भारत श्रीलंका के साथ पर्टिकुलर चीज, तो वो दो देशों के बीच में व्यापार किया जाता है, ठीक है। और बहुपक्षीय या मल्टीलैटरल ट्रेड्स के कहलाते हैं, ये बहुत सारे देशों के साथ व्यापार किया जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, कोई एक देश ना होकर के बहुत सारे देश, बहुत मैक्सिमम नंबर होते हैं। इसमें वर्ड भी यूज करते हैं, हमारे पास जो वर्ड्स यूज किया जाता है वो है MFN, मोस्ट फेवरेबल नेशन, मोस्ट फेवरेबल नेशन। मोस्ट फेवरेबल नेशन का मतलब हो गया जो नेशन, जो ऐसा राष्ट्र हो जो बहुत देशों के साथ में व्यापार करने में सक्षम हो जाता है। जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ, भारत हो गया, चीन हो गया, ये विभिन्न देशों के साथ क्या करते हैं, व्यापार करने की कोशिश करते हैं और कई ट्रीटी साइन करते हैं। जैसे इंडिया मैन्युफैक्चरिंग निकलिंग के पॉलिसी के थ्रू काफी देशों के साथ उत्पादित वस्तुओं को बेचने और क्या कर रहा है, उसको लेने का कार्य करने में लगता है। जो यहाँ पे होता है इसमें बहुपक्षीय व्यापार के अंतर्गत अनुकूल राष्ट्र, अनुकूल सर्वश्रेष्ठ अनुकूल राष्ट्र का दर्जा देते हुए ट्रेड करने की कोशिश करता है। इसमें सबसे खास बात ये होती है कि ट्रेड के अंदर अलग अलग प्रकार की वस्तुओं को, अलग अलग टाइप के गुड्स को देकर चेंज, और इसमें एक्सपोर्ट इंपोर्ट के ऊपर ज्यादा कंट्रीब्यूटेड किया जाता है। जिस भी चीज की डिमांड दूसरी कंट्री को होती है वो लेने का काम करता है। यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। व्यापार के दो प्रकार होते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, जो इंटरनेशनल ट्रेड होता है, इंटरनेशनल ट्रेड की बात कर रहा हूँ मैं, अंतरराष्ट्रीय व्यापार की बात कर रहा हूँ, क्योंकि जो
ट्रेड उसके दो प्रकार ऑलरेडी आपके पास में आपको पता ही है, एक तो इंटरनेशनल ट्रेड होता है और एक नेशनल ट्रेड होता है। जो इंटरनेशनल ट्रेड है उसके दो टाइप हो जाते हैं, एक द्विपक्षीय व्यापार, एक बहुपक्षीय व्यापार। ठीक है, इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय व्यापार के दो प्रकार होते हैं, याद रखें अंतरराष्ट्रीय व्यापार के दो प्रकार दिए हुए हैं, एक दिया हुआ है द्विपक्षीय व्यापार, एक बहुपक्षीय मैनिलेटरल ट्रेड्स हो गया, मल्टीलैटरल ट्रेड्स हो गए। ये दो ट्रेड्स आपके पास दिए हुए हैं, इनके बेसिक स्ट्रक्चर्स के लेकर के नेशनल जो इंटरनेशनल ट्रेड होता है उसको किया जाता है। द्विपक्षीय दो देशों के बीच में होता है, मल्टीलैटरल ट्रेड्स बहुत देशों के बीच में आता है, उसमें एक वर्ड यूज किया जाता है MFN। MFN है मोस्ट फेवरेबल नेशंस। ठीक है, सर्वोच्च जो जिसमें सबसे अनुकूल फेवरेबल नेशन राष्ट्र का दर्जा दिया जाता है, जो ट्रेड में सबसे ज्यादा सक्षम होते हैं, बहुत बेहतर तरीके से काम कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे आपको क्लियर हो चुका होगा कि इंटरनेशनल ट्रेड्स के क्या टाइप्स हैं। मैं समझ सकता हूँ कि आपको मैंने जो आस्पेक्ट समझाया वो भी क्लियर हो गए। आप दोनों को ध्यान से देखें वीडियोस को, बुक से भी कंसल्ट करें एनसीईआरटी से। कोई डाउट रहता है यू शुड गो इन कमेंट सेक्शन, कमेंट करें, ठीक है, व्हाट्सएप करें। साथ में मेरे वीडियो के पास में आई का आइकन आता है, उसमें सारे प्रीवियस वीडियोस के लिंक रहते हैं, आप उसमें जाकर भी देख सकते हैं। थैंक यू।